पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स। हम लोग बच्चों मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक फाइनाइट और इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसपे कुछ करंट फ्लो कर रहा है और मुझे उस पर्टिकुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट डिफरेंट पोजिशंस। ठीक है ना, हम अलग अलग केस कंसिडर करेंगे। सबसे पहले एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर किया। दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल जिसपे करंट आई फ्लो कर रहा है। फाइन, द रेडियस ऑफ द कॉइल इज स्मॉल ए एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द कॉइल। मुझे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर है? आई होप द अरेंजमेंट इज क्लियर। हम पहले पॉइंट P के लिए निकालेंगे, उसके बाद हम दो तीन केसेस इसी से बनाएंगे। जैसे अगर मेरा पॉइंट P बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर मेरा पॉइंट P रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे रखा हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। और अगर मेरा पॉइंट P इस कॉइल के सेंटर पे होता तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती। अब बच्चों, इस पूरे डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन, कि आप कैसे कॉइल को इमेजिन कर रहे हो। तो सबसे पहले लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। जैसे ये मेरा कॉइल है, ठीक है ना, तो ये मेरा कॉइल ऐसे नहीं है, ये मेरा कॉइल प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है, राइट। अगर आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो तो यू आर रॉन्ग। सबसे पहले तो कॉइल का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो कॉइल का ओरिएंटेशन बच्चों ऐसे है। दिस इज हाउ माई कॉइल इज प्लेस्ड। अगर ये मेरा प्लेन है तो मेरा कॉइल ऐसे रखा हुआ है, राइट। अब कॉइल पे करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रही है। ध्यान रखेंगे, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। फाइन। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा और ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए एक एक करके कंसिडर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं यहां पर एक एलिमेंट ले लेता हूं dl। मैंने बच्चों यहां पर एक एलिमेंट ले लिया है dl, ठीक है ना। दिस इज एन एलिमेंट dl, जिसकी वजह से मुझे, मैं क्या करता हूं, लॉजिक मेरा वही है, मैं पूरे कॉइल को छोटे छोटे dl एलिमेंट्स में ब्रेक कर लूंगा। पहले एक सिंगल dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा, बाद में इंटीग्रेट कर लूंगा, सभी dls को ऐड कर लेंगे। ऐसा ही हम पहले भी करते आए हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहां पर इस dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी ये समझना बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसी। एक बार अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन समझ में आ जाएगा तब आधे से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, मान लेता हूं मेरा ये जो dl है इसका ओरिएंटेशन यहां से फाई, राइट। मैं फॉर्मूले में जो भी ऐसी चीजें रखूंगा जो मुझे गिवन नहीं है वो मैं बाद में एलिमिनेट करूंगा, ये थंब रूल है। अब बच्चों dl की वजह से ये, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ द करंट। dl की वजह से व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि B पर मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसे। तो देखो, ये मेरा कॉइल था, ये मेरा कॉइल था और करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है मतलब अगर मैं इस एंड को देखूं तो ये मेरा टॉप एंड है और इस पर करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे निकालनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ध्यान से देखेंगे, ये मेरा कॉइल, ये मेरा पॉइंट, ये बीच से निकलता हुआ ये मेरा पॉइंट है और मुझे एज पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखें कैसे निकालूंगा। व्हाट विल बी द मेथड फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। बायो-सेवर्ट लॉ मुझे अप्लाई करना है तो मैं राइट हैंड पाम रूल लगा सकता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। अब देखो,
ये कॉइल, ये मेरा कॉइल है, जब ये ऐसे देख रहा हूं तो मेरा जो डीएल है एंटी, ये मेरा कॉइल है, इस पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। और ये मैंने इसको ऐसे चेक किया, मोड़ दिया, तो अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। तो डीएल कैसा हुआ, ऐसा। डीएल बाहर की तरफ आ रहा होगा, आप ध्यान से समझेंगे। अगर ये कॉइल ऐसे रखी है, अगर ये मेरा कॉइल ऐसे रखा है, तो इस पर जो डीएल है, ये डीएल बाहर की तरफ आ रहा है, राइट। डीएल हमेशा बच्चों टेंजेंट होता है। अगर मुझे डीएल का डायरेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट निकाल दूंगा। ये ऐसा मेरा डीएल आ रहा होगा, ये बाहर की तरफ आ रहा होगा, आपके साइड आ रहा होगा, राइट। आई होप लॉजिक क्लियर है। चलो अब देखो, मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो मेरा राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखूं, फिंगर्स को उस पॉइंट पे रखूं जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये पाम पर जो परपेंडिकुलर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अब देखो, अगर डीएल बाहर आ रहा है तो आई का डायरेक्शन भी यही है, तो ऐसा ऐसे रखूंगा मैं। ये डीएल मेरा बाहर है, ये मेरा डीएल बाहर है, ऐसे समझिए, ये मेरा डीएल बाहर है और पॉइंट को मैंने ऐसे रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। आप समझ रहे हो, डीएल बाहर है मतलब आई बाहर है, और पाम को मैंने ऐसे रखा, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी डीबी। अच्छा, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी बच्चों फाई होगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। अब इसी पॉइंट के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक पॉइंट है ये, ठीक है ना। यहां पर कैसे निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो, अगर यहां पर करंट बाहर आ रहा था तो ये करंट घूमा घूमा, यहां पे करंट अंदर जा रहा है, और मुझे इस पॉइंट की वजह से फील्ड निकालनी है। तो देखो, करंट अंदर है, तो करंट मैंने अंदर बनाया, और फिंगर्स को पॉइंट पी पे डायरेक्ट किया, ऐसे ऐसे, और परपेंडिकुलर कैसे, ऐसे। तो यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई, डीबी, ऐसे। अगर वो एंगल फाई था तो ये एंगल भी फाई हो गया, राइट। आई होप आपको लॉजिक क्लियर है। अब देखो, यहां पर हर बार मैं डीबी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं। कौन कौन से, ये हो गया डीबी कॉस फाई, ये हो गया डीबी साइन फाई, राइट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। वैसे ही यहां पर भी कंपोनेंट हो सकता है, डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई। अब जैसे बच्चों मैंने ये दो पॉइंट लिए हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो एक दूसरे के डायमेट्रिकली ऑपोजिट होंगे। बट हो क्या रहा है, आप देखिए, ये जो डीबी कॉस फाई वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हर बार कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ऑपोजिट पॉइंट्स होंगे उनके लिए डीबी कॉस फाई कैंसिल होता जाएगा, लेकिन डीबी साइन फाई ऐड होता जाएगा। डीबी साइन फाई बच्चों ऐड होता जाएगा। यहां पर जो पॉइंट होगा उसके लिए निकालूंगा, तो फिर डीबी कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डीबी साइन फाई ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं पूरे वायर के लिए खूब सारे डीएल ले लूं, तो सभी डीएल्स के लिए ये डीबी कॉस फाई कैंसिल होते जाएंगे और डीबी साइन फाई ऐड होते जाएंगे। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, राइट। टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, राइट। अब अगर मुझे डीबी मिल जाए तो मेरा काम हो गया। और डीबी क्या था, डीबी इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से यहां पर फील्ड थी। और डीबी मैं कैसे निकाल सकता हूं बच्चों, डीबी निकालने के लिए मेरे पास बायो-सेवर्ट लॉ है। तो डीबी कितना हुआ, डीबी हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन, ये डिस्टेंस में आर मान लेता हूं, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अगेन थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर के बीच का एंगल थीटा होता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, डीएल तो मेरे सामने आ रहा था भाई, ये मेरा कॉइल था, तो डीएल तो मेरे सामने आ रहा था, और आर कहाँ है, ये तो डीएल क्रॉस आर तो हमेशा 90 डिग्री है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो, अगर ये छोटे छोटे लॉजिक्स क्लियर होंगे तभी न्यूमेरिकल बनेंगे।
देखो ये अगेन मैं आपको समझाता हूँ उसी से। ये देखो डीएल मेरा बाहर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, डीएल आपकी तरफ आ रहा है, और आर क्या है ये, तो दिस और दिस ये कुछ ऐसा है बेटा, डीएल आपकी तरफ आ रहा है, ये डीएल ये बाहर है और आर इधर है, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल हमेशा 90 डिग्री है तो साइन थीटा की जगह मैं सीधे सीधे साइन 90 रख दूंगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गया साइन 90, थीटा इज 90, तो ये कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, राइट। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखते हैं भाई साइन फाई, मैंने तो फाई आर्बिट्री एंगल लिया था, मुझे फाई तो हटाना है, फाई तो मेरे लॉजिक में नहीं रह सकता, मुझे फाई को हटाना है। तो चलिए देखते हैं फाई को कैसे हटा सकते हैं। इसको एक्स पॉइंट ले लेते हैं, जरा देखिए ट्रायंगल ओ एक्स पी, ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल ओ एक्स पी, साइन फाई का वैल्यू कितना आएगा, साइन फाई विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन आर, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन फाई का वैल्यू आ गया ए अपॉन आर, ठीक है ना। अब आर का वैल्यू क्या आएगा, देखो आर इज नॉट अ नोन पैरामीटर, आर कोई नोन पैरामीटर नहीं है, मुझे आर को तो हटाना ही है, आर को मैं आराम से हटा सकता हूं। आर का वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। भाई इस ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब ये सभी वैल्यूज मैं यहां पे रखता हूं बी में, बी कितना हो गया बच्चों, डीबी की जगह रख दूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड साइन फाई की जगह आ जाएगा बच्चों ए अपॉन आर, ठीक, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर की जगह फिर से ये वैल्यू रख देता हूं, आर की जगह आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3/2। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, राइट। ये आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को। फाइन, चलो अब देखिए क्या क्या चीजें इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूं। भाई मुझे तो अल्टीमेटली एक फॉर्मूला डिराइव करना है जिससे मैं वैल्यूज निकाल पाऊं, तो मुझे चेक करना है कि मैं क्या क्या चीजें इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूं। चलो देखिए ध्यान से देखिएगा ये लॉजिक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, ठीक है ना। करंट फिक्स है, करंट मैंने आई स्मॉल आई कर लो इसको, करंट मेरी फिक्स है आई, रेडियस फिक्स है बदलेगी नहीं, ए इज द रेडियस ऑफ द कॉइल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी फिक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों डीएल, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो किसी सर्कुलर कॉइल के लिए जब मैं डीएल को पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डीएल व्हेन आई विल बी इंटीग्रेटिंग इट। भाई डीएल का मतलब ये पूरा डीएल ये पूरा ऐड हो जाएगा तो मुझे सरकमफेरेंस ही तो मिल जाएगा ना कॉइल का, राइट, मुझे कॉइल का सरकमफेरेंस मिल जाएगा। तो मैं ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी जगह इस इंटीग्रेशन को हटा के यहाँ पर 2 पाई ए, सरकमफेरेंस बच्चों 2 पाई ए कर रहा हूं, ठीक है ना। अब 2 पाई से ये 2 टाइम्स कटा, बी कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब देखो इसके अलग अलग फॉर्म्स आपको अलग अलग बुक में लिखेंगे। अब ए स्क्वायर की जगह
इस ए स्क्वायर की जगह मैं कैपिटल ए लिख सकता हूं, या चलिए कैसे कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक और नया फॉर्म लिख रहा हूं इसका। मैं अगर ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ध्यान से देखिए। अगर मैं ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो पाई ए स्क्वायर क्या हुआ, कॉइल के लिए पाई ए स्क्वायर उसका एरिया हो गया ना, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर कॉइल है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, तो इसको इतना रटना पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल टू मग अप एवरीथिंग। तो इट्स बेटर कि आप कॉन्सेप्ट समझें। एक तरीका तो इसको लिखने का बच्चों ये है, मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं, ठीक है ना, फाइन। वरना आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द बेस्ट सिनेरियो, ठीक। अब अलग अलग केसेस देखते हैं, देखता हूं कि क्या होगा अगर मैं इस पॉइंट पी को बहुत दूर ले जाऊं। मतलब केस वन समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। केस वन है मेरा बच्चों, केस वन कह रहा है P इज वेरी फार, वेरी फार, बहुत दूर है, पॉइंट P बहुत दूर है। इसका मतलब x का वैल्यू बहुत ज्यादा है, किससे, आपके रेडियस से। रेडियस के कंपैरिजन में आपका x बहुत ज्यादा है। तो बच्चों अगर x बहुत ज्यादा है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लगभग एक्स स्क्वायर मान सकता हूं। ऑब्वियस है, सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, ठीक है ना। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया, तो 2x क्यूब, राइट। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया अगर मेरा x बहुत दूर है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, फाइन। या अगर इस फॉर्म में लिखूं, मैं इस फॉर्म में, इसी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब, राइट। व्हेन point P is at a very large distance, तो this is how I can write it, ठीक है ना। चलो एक और केस देखते हैं। मान लेता हूं point P is at radius distance, मतलब जितना मेरे कॉइल का रेडियस है उस डिस्टेंस पे मेरा पॉइंट P है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं x की जगह a पुट कर दूं, यहां पे देखिए x की जगह a पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 2a, यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। अगर x के फॉर्म में दे रहा है तो x के फॉर्म में मैनिपुलेट कर लेंगे, अगर r के फॉर्म में दे रहा है तो r के फॉर्म में मैनिपुलेट कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये 2 टू द पावर 3/2 है, ये 2 टू द पावर 1 है, तो वो ऐड होके 2 टू द पावर 5/2 बन जाएगा। ये क्वेश्चन है, मतलब ये आपका बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन पाई एक्स क्यूब इंटू 2 टू द पावर 5/2। तो इस फॉर्म में आपको कई बुक्स में दिखेगा, एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है सीबीएसई में 2 टू द पावर 5/2 के फॉर्म का, तो ध्यान रखेंगे ये भी। तीसरी चीज बच्चों, अब यहीं से हम एक डेरिवेशन और करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताऊं। मान लीजिए पॉइंट P मेरा सेंटर पे हो। अच्छा एक चीज और, अगर मेरे पास इस तरीके की कैपिटल N कॉइल्स हैं तो मुझे हर फॉर्मूले में कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो वो कोई अलग केस नहीं है। देखो बच्चों बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाओगे,
कॉन्सेप्ट को समझिए, लॉजिक्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे। चलो, अगर पॉइंट P सेंटर पे लाई कर जाए तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट P सेंटर पे लाई कर गया तो x का वैल्यू बच्चों 0। अब इस फॉर्मूले से देखिए b का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए एन डिवाइडेड बाई 2 पाई, x का वैल्यू बच्चों 0 है तो ये आ गया a क्यूब, राइट। अब कैपिटल A की जगह हम म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन, या ऐसे कर दें, एरिया की जगह पाई ए स्क्वायर वापस लिख दें, एन अपॉन 2 पाई ए क्यूब। देखिए एरिया की जगह मैंने पाई ए स्क्वायर वापस लिख दिया तो क्या आया, म्यू नॉट एन आई अपॉन ए, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। क्लियर है? तो यहां से एक और फॉर्मूला आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज हम बायो-सैवर्ट लॉ के डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी निकाल सकते थे। किसी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कॉइल ले लीजिए, एक डीएल एलिमेंट ले लीजिए, करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है तो डीबी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन रेडियस ऑफ द कॉइल ए है तो ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, यही एक्सप्रेशन आएगा। चलिए अब b क्या होगा, b विल बी इंटीग्रेशन ऑफ db। जब इंटीग्रेट करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl की जगह आ जाएगा 2 पाई a, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से भी मुझे म्यू नॉट आई अपॉन 2a ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बच्चों कोई अलग डेरिवेशन नहीं है, बायो-सैवर्ट लॉ से डायरेक्टली भी हम ये डिराइव कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। देखो मैंने टॉपिक को कोई बांधा नहीं है कि मैं एक्सिस पे ही निकाल रहा हूं या सेंटर पे, हमने सभी केसेस डिस्कस किए हैं। क्लियर है? चलिए अब फटाफट से एक लॉजिक और देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा। चलिए चेक करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालूं। भाई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो मैंने कई केसेस में निकाल लिया, अब डायरेक्शन कैसे निकालूं। डायरेक्शन अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इस केस में मेरे पास डायरेक्शन निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। पहला तो मैं राइट हैंड कर्ल रूल, ठीक है ना, राइट हैंड कर्ल रूल से बच्चों डायरेक्शन निकाल सकता हूं। ठीक है ना, इसमें कहता है, मेरा रूल कहता है कि आई कर्ल द फिंगर्स ऑफ माई राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ध्यान से, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन of current, the thumb will give the direction of magnetic field। क्लियर है? चलो इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए ये मेरा सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, इस पर एक करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, अब ध्यान से समझेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बदल जाता है तो मेरा आंसर भी बदलता है। अब देखिए, पहले मैं इधर से देख रहा हूं, ठीक है ना, ये कॉइल है, ये कॉइल है, कॉइल पर एंटी क्लॉक, आप सभी लोग एक बैंगल ले लीजिए और इमेजिन करिए ये कॉइल है, कॉइल पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। मैं पहले ऐसे देखो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, ऐसा है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, राइट भाई, एंटी क्लॉकवाइज यही तो हुआ। अब मैंने क्या किया, इसी करंट को ऐसे मूव कर दिया, मतलब कॉइल को घुमा दिया, करंट ऐसा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट है ना, मुझे फिंगर्स को कर्ल करना है
इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये मेरा करंट है, ये मेरा करंट है। मैंने फिंगर्स को कर्ल किया ऐसे, जब मैंने फिंगर्स को कर्ल किया तो मेरा थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट से देखूंगा यहां से, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इधर दिखाई देगी। बहुत सिंपल है। अब इधर से देखिए, इसी करंट को बेटा इधर से, इसी करंट को इधर से इमेजिन करो। देखो ये आपको खुद प्रैक्टिकली एक बार करके देखना है, तभी आप डायरेक्शन समझ पाओगे। मैं फिर से बता रहा हूं, इधर से जब मैं देखूंगा तो मुझे ऐसे, जो करंट ऐसा जा रहा था वो मुझे ऐसा दिखाई देगा, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ जाता दिखाई देगा। यही करंट जब मैं इधर से देखूंगा, इमेजिन करिए इधर से, तो ये करंट मुझे क्लॉकवाइज दिखाई देगा। क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो मैं अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। ठीक, तो ये बेस्ट तरीका है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए करंट कैरिंग कॉइल में। एक और बहुत बढ़िया तरीका है, वो तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये आपको करंट का कैसा डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, एरो मेरा करंट का डायरेक्शन। आप देखिए ये करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब जाता है तब हमेशा नॉर्थ पोल बनता है। एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो हमेशा नॉर्थ पोल बनता है। और करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो हमेशा साउथ पोल बनता है। ठीक है ना। अब इस कॉइल में देखो, जब मैं लेफ्ट एंड से देख रहा हूं, तो मुझे करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। इस कॉइल को अपने सामने रखिए और इमेजिन करिए, पहले करंट डिसाइड कर लीजिए। ये एक्सरसाइज करके देखो भाई, अगर अपने आप करोगे तो हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक चूड़ी उठाइए, एक बैंगल उठाइए, उस पर मार्कर से करंट मार्क करिए, ठीक है ना। उस चूड़ी को ऐसे करिए और देखिए, इस तरफ से देखेंगे तो करंट क्लॉकवाइज दिखाई देगा और इस तरफ से देखेंगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो अगर करंट एक तरफ से क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ क्लॉकवाइज की तरफ साउथ पोल बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज की तरफ बच्चों नॉर्थ पोल बन रहा है। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ नॉर्थ पोल बन रहा है। इसका मतलब है इस करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर एक नॉर्थ पोल बन रहा है, यहां पर एक साउथ पोल बन रहा है। यहीं से मैं कंक्लूड करता हूं बच्चों that a current carrying coil acts as a bar magnet। मैं करंट कैरिंग कॉइल को बार मैग्नेट की तरह मान सकता हूं। क्यों मान सकता हूं? क्योंकि एक तरफ नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, एक तरफ साउथ पोल जनरेट हो रहा है। इसीलिए मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को बार मैग्नेट की तरह मानता हूं। और टॉर्क वगैरह के जो फॉर्मूले हैं वो सेम आते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, सोलोनॉइड हो गया, बार मैग्नेट हो गया, ये सब एक ही चीजें हैं। एक ही तरीके से इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बदलती हैं। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन निकालने का। इसको प्लीज करके जरूर देखिएगा। एक बैंगल लीजिएगा, उस पर मार्कर से करंट मार्क करिएगा। एक साइड से देखेंगे तो करंट एक तरह से दिखेगा, दूसरे साइड से देखेंगे तो करंट दूसरी तरीके से दिखेगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, आई होप आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना भी आ गया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना भी आ गया। अब देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ प्लॉट करना हो तो दिस इज हाउ माई ग्राफ कम्स। ये मेरा ग्राफ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं डिस्टेंस के साथ प्लॉट करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी सेंटर ऑफ द कॉइल पे। जब मैं कॉइल के सेंटर पे हूं, ओ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। जैसे जैसे मैं सेंटर से आइदर साइड्स मूव करूंगा, मेरे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी घटने लगेगी। ऑब्वियसली घटने लगेगी, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा।
ठीक है ना, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। आपने फॉर्मूले में देखा था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का वैल्यू भी घटता जाएगा। क्लियर है? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक चीज और देख लीजिए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनाऊंगा। भाई मैं सर्कुलर कॉइल के लिए आजकल सीबीएसई में बहुत क्वेश्चन आते हैं प्लॉटिंग के। एक तो ये ग्राफ बन गया, एक अगर मुझे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाने पड़े तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे इसको भी। ये मैंने एक सर्कुलर कॉइल ले लिया, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया करंट का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए बच्चों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना है। तो देखिए होगा क्या, this is how I will draw the magnetic lines of forces. अब इसका लॉजिक क्या है ये समझिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो कॉइल के पास, कॉइल के सेंटर के पास जहां पर करंट का डायरेक्शन मैक्सिमम है, करंट का इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आएंगे। क्यों आएंगे ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आते हैं। अब जैसे जैसे मैं यहां से सेंटर की तरफ या कॉइल के बीच की तरफ मूव करता जाऊंगा, ये जो बेंडिंग ऑफ द कर्व्स है ये कम होती जाएगी और सेंटर पे लगभग स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आजकल ये भी बहुत पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए, with this we come to the end of this particular topic. Very interesting topic. थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। रीजन क्या है कि हम डायरेक्शन पर ध्यान नहीं देते। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के सभी कॉन्सेप्ट्स पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान डायरेक्शन पर देना है। अगर हम डायरेक्शन निकाल ले गए तो सभी कुछ निकाल ले जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपके लिए फ्रूटफुल होगा। In case you find the content worthy enough, only in case you find the content worthy enough, do like it, share it amongst your peers and subscribe the channel. In the next lecture I'll come up with Ampere circuital law. हम Ampere circuital law पढ़ेंगे। इससे related सभी concepts हमने पढ़ लिए। When all the derivations, all the concepts are complete, we'll have a separate lecture for the numericals of magnetic effect of current, जहां पर मैं सभी तरीके के न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, ठीक है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो थ्योरी हो गया, न्यूमेरिकल कैसे होगा। लेट मी फिनिश ऑल द डेरिवेशंस, देन आई विल हैव अ एक सवा घंटे के लेक्चर में हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है? टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टडी वेल। थैंक यू।